Welcome back, students of grade 9th. We are supposed to start the second part of the first unit, that is French Revolution का second part. First part में what we have seen and what we have done, हमने क्या देखा था और क्या किया था. That let me recall that 1774 में Louis XVI became the Raja monarch. After becoming the monarch, उसका treasury was empty, so he decided he was planning to increase the taxes so that he can compensate, क्योंकि उसको सारे वर्सिल्स को मेंटेन करना था, आर्मी को मेंटेन करना था, फिर अमेरिका वाले को वॉर में मतलब अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंट करवाया अमेरिका को, तो इसके वजह से उसका खर्चा बहुत बढ़ गया था. बट ड्यूरिंग ऑल फिर हमने देखा व्हाट इज ओल्ड रेजिम. 1779 के पहले जो भी सिस्टम था वॉज कॉल्ड एज ओल्ड रेजिम. उसके बाद फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट, जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट में डिवाइड किया जाता था. फिर वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट इज सब्सटेंशन क्राइसिस कैसे हुई, किस तरह से प्रॉब्लम्स आ गए. वी हैव सीन द फिलोसोफर्स ने क्या क्या लिखा था. ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन इन द फर्स्ट पार्ट. नाउ वी आर गोइंग विद द सेकेंड पार्ट एंड दैट आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन. बच्चा पार्टी एकदम क्लियर है. आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन सेकेंड पार्ट. टेक अ पेंसिल इन योर हैंड so that everything can be clearly understood by you. Now Louis XVI had to increase the taxes due to the reasons we have already learned. कि उसके ट्रेजरी एम्प्टी थी और उसको मेंटेन करने के लिए there was a great problem, तो उसको करना ही था. What you call as उसको इंक्रीज करना था अपनी इनकम, तो उसने टैक्स राइज करना था. That was quite decided. अब टैक्स राइज करना ही था. So he was clear in his vision that he has to increase the tax. How do you think he could have gone about doing this in France of old regime? The monarchs did not have the power to impose tax according to his own will. ये लाइन को अंडरलाइन करो. ओल्ड रेजिम में सब पावर थे मोनार्च के पास, पर टैक्स इंक्रीज करने का पावर अलोन उसके पास नहीं था. उसके लिए ही हैज टू कॉल अपॉन ऑल द मेंबर्स. एस्टेट जनरल को बुलाना पड़ता था, मतलब फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते थे. देन दे वुड टू डिसाइड कि वेदर टू इंक्रीज द टैक्स और वेदर नॉट टू इंक्रीज द टैक्स. उनका पहले से एक परफॉर्मा चलता था, एक प्रोसीजर चलता था. उस प्रोसीजर के हिसाब से अगर टैक्स इंक्रीज करना था तो ही ये प्रॉब्लम था. अदरवाइज मोनार्च वाज हैविंग द एब्सोल्यूट पावर. रादर ही हैड टू कॉल अपॉन अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल व्हिच वुड देन पास द प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्स. द एस्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी in which three estates sent their representative. Now what was estate general? It was a political body. It was a political body in which all the three estates sent their representative. सारे के सारे नहीं आते थे, only sending their representative. उनके representative बैठते थे. फर्स्ट एस्टेट वाले अपने representative, सेकेंड एस्टेट वाले अपने representative एंड थर्ड एस्टेट वाले अपने representative. इस तरह से तीन एस्टेट के representative आते थे, and so it was called as estate general. However, monarch alone could decide when to call upon the meeting for this body. तो ये पावर मोनार्च के पास कि मीटिंग कब बुलानी है, टैक्स इंक्रीज करना है या टैक्स इंपोज करना हो, उसके पास अकेले के पास इंपोज करने का पावर नहीं था, पर मीटिंग बुलाने का पावर उसके पास 100% अकेले के पास था. एंड ही यूज्ड टू कॉल द मीटिंग व्हेनेवर ही विश्ड. This was last done in 1614. अब से लुई 16 से भी 100 साल पुरानी बात करें तो उसके पहले लास्ट टाइम एस्टेट जनरल को बुलाया गया था टू इंक्रीज द टैक्सेस. ये फ्रांस की बात है. नाउ कम्स द रियल प्रोसीजर. क्या हुआ था? ऑन May 1789 लुई 16 कॉल together assembly of estate general to pass proposal for new tax. Louis XVI ने 5th May 1789 को मीटिंग बुलाई to pass the proposed tax. तो टैक्स इंक्रीज करना था, उसका बिल पास करने के लिए, उसको पक्की मोहर लगाने के लिए उसने मीटिंग बुलाई.
Resplendent hall in the Versailles was prepared to host the delegates. एक फर्स्ट क्लास हॉल टकाटक बनाया था पैलेस के अंदर, ताकि जो भी डेलीगेट्स आएंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तीन स्टेट के, उनको वहां रखा जाए और उनके साथ बात की जाए. The first and the second estate sent 300 representatives each, who were seated in the row facing each other on two sides, while the 600 member of the third estate had to stand at the back. अब क्या सीन था? वर्सिल की पैलेस थी, फर्स्ट क्लास पैलेस के अंदर बैठे थे ये, और ये बैठे थे एक साइड पे तो फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग, दूसरे साइड पे सेकेंड एस्टेट के 300 लोग, और बैक पे 600 लोग थे स्टैंडिंग. दिस वेयर थर्ड एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट. तो फर्स्ट एस्टेट वाले इधर बैठे थे फेसिंग ईच अदर, फर्स्ट एस्टेट वाले इधर, सेकेंड एस्टेट वाले इधर, एंड थर्ड एस्टेट वाले खड़े थे, दे वर स्टैंडिंग. ओके, और ये 600 थे, ये 300, ये 300 थे, एंड द मोनार्च वाज टॉप ऑफ द. ये जस्ट एक पिक्चराइजेशन कर रहा हूं मैं. ओके, नाउ the third estate was represented by the more prosperous and educated class. थर्ड एस्टेट में आया कौन था? थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट किसने किया था? एजुकेटेड क्लास, बिकॉज दे वर ओनली द पर्सन who can understand and who can see what is right and what is wrong. Educated class and prosperous class, जो ट्रेड करने से prosperous हो गए थे, मनी कमा लिया था उन्होंने. Peasants, artisans and the women when denied the entry in the assembly. ये असेंबली के अंदर ना तो थर्ड एस्टेट में से कोई पीजन गया था, ना कोई विमेन गई थी, ना आर्टिशियन गए थे. ओनली एजुकेटेड प्रॉस्परस एजुकेटेड क्लास थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट करने गया था. मोर ओवर, हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस, पर जो पीजन्स की प्रॉब्लम थी, जो आर्टिशियंस की प्रॉब्लम थी, जो वुमेन्स की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को उन्होंने 40,000 लेटर्स के थ्रू ये एजुकेटेड पीपल को दे दिया था कि वो तुम लोग जाके मोनार्च को बता देना कि हमारी ये प्रॉब्लम से ट्राई टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स. एंड एवरीथिंग वाज डन, एवरीथिंग वाज क्लियर. ये सारा कुछ अंडर एंट्री हो चुकी थी एंड दिस वाज द मीटिंग प्लेस. अब क्या होता है? अब क्या होना था? दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. अब क्या होना था? नाउ वोटिंग इन फ्रांस एस्टेट जनरल इन द पास्ट had been conducted according to the principle of each estate has one vote. पास्ट में भी वोटिंग हुआ था, तब उसका सिस्टम क्या था कि हर एक एस्टेट का 1 वोट होगा. मतलब इसका 1 वोट, सिंगल वोट 300 लोगों का, इसका सिंगल वोट 300 का, और इसका 600 लोगों का एक ही वोट. अंडरस्टूड? 600 लोगों का एक ही वोट. तो अब ये क्या हो गया कि दिस पीपल एंड दिस पीपल एंड दिस, अल्टीमेट किसके पास पावर होता था? अब ये 4 लोग हैं. नेचुरली ये भी टैक्स नहीं भरते थे, ये भी टैक्स नहीं भरते थे, ये तो सवाल ही नहीं उठता टैक्स भरने का. मरते तो यही थे थर्ड एस्टेट वाले. और थर्ड एस्टेट को अगर 600 का वोट, अगर 600 पीपल को 600 वोट होता तो वेरी गुड होता था, पर ये 600 को 600 वोट नहीं था. 600 का एक वोट माना जाता था, 300 का एक वोट, और ये 300 का एक वोट. तो अल्टीमेटली जीतना तो आराम से जीत जाते थे, क्योंकि ये दोनों हमेशा चाहते थे कि एक साथ हो जाते थे. ये दोनों एक साथ होते, 600 इनका हो गया, 2 वोट इनको मिल गए, 1 वोट इसका, 1 वोट इसका, 2 हो गए, अपने आप ही मेजोरिटी में आ गई है. और ये अकेला रह गया, ये तो अपने आप ही मेजोरिटी में आ गए. 300 का एक वोट 300 का, और ये दोनों ही चाहते थे कि टैक्स नहीं बना, क्योंकि इनको तो बेनिफिट था. टैक्स बढ़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, कम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था. तो देवर उनको कोई फर्क नहीं था, पर इनका एक प्रोसीजर था. तो ये फॉलो, जो पुराना फॉलो कर रहा था वही सेम सिस्टम फॉलो अभी भी होने वाला था. पर क्या होता है? दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. वो भी वही चाहता था कि इधर का एक वोट हो, इधर का एक वोट हो, इधर का एक वोट हो. यही लुइस 16 भी चाहता था, और वही प्रैक्टिस के लिए वो वही प्रोसीजर पे फॉलो करने वाला था. बट द मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड that voting now be conducted by assembly as a whole, where each member would have 1 vote. अब थर्ड एस्टेट वाले ने बोला कि वोटिंग जो है हर एक पूरे जो भी मेंबर है सबका एक वोट होना चाहिए, ना कि मतलब 300 का 300 वोट, 300 का 300 वोट एंड 600 का 600 वोट. अब इस तरह से करेंगे तो नेचुरली है मेजोरिटी आने की चांसेस हो भी जाती है, या इक्वालिटी पे आने की चांस होती है, पर इसमें तो कोई चांस ही नहीं था.
क्योंकि इसमें तो ये 1 वोट, ये 1 वोट, 2 वोट हो गए, ये भी चले अकेले ले गए। तो जब ये बात इन्होंने ये प्रपोजल जब राजा को बोला, मोनार्च को बोला, दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रोजियो इन हिज बुक, प्लीज अंडरलाइन, रोजियो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रोजियो ने एक बुक लिखी थी, उसमें ये प्रिंसिपल था कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का 1 वोट होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यही एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल होना चाहिए, उसने ये लिखा था उसने बुक के, उस प्रिंसिपल के बेस पे थर्ड एस्टेट वाले ने ये क्वेश्चन किया कि मतलब ये प्रपोजल रखा कि एवरीवन शुड हैव 1 वोट। व्हेन द किंग रिजेक्टेड, किंग तो मानना ही था, किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जैसे ही किंग ने बोला नो, हम पुराने तरीके से ही चलेंगे, पूरे ग्रुप का 1 वोट होगा, 1 पर्सन का 1 वोट नहीं होगा, जैसे ही ये बात सुनी थर्ड एस्टेट वालों ने बोला ओके, अपनी दाल नहीं गलनी, बेटर है कि मूव आउट करो। वो प्रोटेस्ट में असेंबली छोड़ के चले गए। अब ये असेंबली छोड़ के चले गए, उसके बाद इन्होंने किया क्या, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न, कि असेंबली छोड़ के तो चले गए, पर अब उन्होंने किया क्या। नेक्स्ट, the representative of third estate view themselves as a spokesman for the whole of French nation. On 20th 20 June, they assemble in hall of indoor tennis court in the ground of Versailles. अब जो एजुकेटेड पीपल थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो मानते थे कि ये 600 लोग हैं, वो पूरे के पूरे फ्रांस के जो थर्ड एस्टेट है उसके स्पोक पर्सन है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है, एक्चुअली उनकी ही राइट है। उन लोग 20 जून को, ये मई की बात है और 20 जून की बात हो गई, 1 महीने के बाद, 1 महीना 10 दिन 15 दिन के बाद, वो हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सिल में एक हॉल है, उसके ग्राउंड पे जाके बैठ गए। बैठ के कोई धरना नहीं दे रहे थे, क्या किया वो देखो, दे डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल, अंडरलाइन करो, दे डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल, पूछा नहीं, डिक्लेयर, परमिशन नहीं ली, इन्फॉर्म किया। दोनों में डिफरेंस है, परमिशन नहीं ली कि हम नेशनल असेंबली बनाए, क्या उन्होंने बना दी, डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल असेंबली एंड श्योर एंड प्रतिज्ञा ली नॉट टू डिस्पेस टिल they had drafted the constitution of France that would limit the power of monarch, और एक प्रतिज्ञा ले ली कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख के जाएंगे और जब तक लिखेंगे तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में हम मोनार्च के पावर लिमिट कर देंगे कि मोनार्च की मनमानी नहीं होगी। नाउ ही हैज टू लिसन टू द पब्लिक एंड पीपल ऑफ जनरल पीपल की बात सुननी पड़ेगी। They were led by Mirabeau and Abessery, please underline, these are the 2 people जो बिलोंग करते थे नोबल क्लास से, but then also they supported the third estate वाले को। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to be do away with the society of feudal privilege। उसको मालूम था कि feudal privilege क्या था, कि where they were exempted from tax by birth, अगर नॉर्मल में पैदा हुआ तो टैक्स नहीं भरने का, बस यही एक feudal सिस्टम था। तो उसको पता था कि दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, तो उसने बोल दिया कि ही वॉज अगेंस्ट this practice, and so he was with the third estate. He brought out a journal and delivered powerful speech to the crowd assembled at Versailles। उसने जर्नल निकाली और पावरफुल स्पीचेस देने लगा, जो भी पब्लिक वहाँ खड़े बैठे थे उनको स्पीचेस देने लगा। एंड एबेस्पेरी ने पैम्पलेट निकाला और उस पैम्पलेट के लिखा व्हाट इज थर्ड एस्टेट, उसमें लिख के भेजा था व्हाट इज थर्ड एस्टेट। अब ये कहानी थोड़ी ट्विस्ट लेगी कि अब मैं थोड़ी स्टोरी बढ़ा देता हूँ फास्ट में, कि अब क्या हो गया कि ये नेशनल असेंबली बनाने के लिए, सारे कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए सब मेल पीपल तो वहाँ बिजी थे, एजुकेटेड पीपल थे, फॉस्फोरेट, वो तो बिजी थे। सिटी में एक्चुअल जनरल पब्लिक की हालत क्या थी, बैड हार्वेस्ट हो गया, कोल्ड सीवियर हो गई, तो प्राइजेस स्काई रॉकेटिंग बढ़ गए। ब्रेड के, नॉर्मल स्टेपल फूड है ब्रेड, उसके प्राइजेस बढ़ गए। वुमेन्स जो ब्रेड लेने के लिए क्यू में खड़े रहते थे, लॉन्ग आवर्स तक क्यू में खड़े रहना पड़ता था एक लूफ ऑफ ब्रेड के लिए, तो दे गॉट, छटक गई उनकी, एंड देन दे प्रोटेस्टेड, दे वेंट अगेंस्ट इट, और उन्होंने अटैक कर लिया
बस्टाइल को, पेरिस में अटैक कर लिया बस्टाइल को। बस्टाइल इज अ फोर्ट, उसको अटैक कर लिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल या ब्रेकिंग ऑफ बस्टाइल। प्लीज अंडरलाइन करना, स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल या ब्रेकिंग ऑफ बस्टाइल। तो इसको बस्टाइल को अटैक किया सो दैट टू प्रोटेस्ट। और इसी टाइम पे, ये तो टाउन में हो रहा था, सिटी में हो रहा था, पेरिस में हो रहा था, इसी टाइम पे कंट्री साइड विलेजेस में क्या हुआ, विलेजेस में एक अफवाह फैल गई, रूमर स्प्रेड हो गई कि मैनर मतलब जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो है, मैनर वाले लोग जो है, उन्होंने ब्रिगेडियर्स आर्मी वाले को हायर किया है और वो हमारे खड़े क्रॉप्स जो है, जो पके हुए क्रॉप्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे। ये सिर्फ एक, और ये अफवाह फैलते ही, जैसे ये अफवाह फैल गई, नेचुरली ये पब्लिक जो थी, वो किसान भाई जो थे, जो भी हाथ में आया, ह्यूज एंड फॉक्स जो भी उनके हाथ में आया, वो उठाया और अटैक करने लगे। मैनर पे जाके अटैक, मैनर पे मतलब चेटेक्स पे जाके अटैक करने लगे और अटैक करके वहां का सारा माल लूट लिया उन्होंने। और लूटने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को जला लिया, जिसके अंदर मैनुअल ड्यूज लिखे हुए थे, जिन्होंने लोन वगैरह ली थी, वो सब जला के नक्की कर दिया। और इस डर के कारण जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वो भाग के दूसरी कंट्री में चले गए। उसी टाइम पे फेस बाय द रिवॉल्यूशन, उसको पता चल गया लुईस 16 को कि रिवॉल्यूशन जबरदस्त हो रहा है, पब्लिक पागल हो चुकी है, अगर उसने कुछ सॉल्यूशन नहीं किया तो दे विल गो मैड। इसीलिए उस डर के कारण उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। तो इन दिस पार्ट हम यही कर रहे हैं कि उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया। अब लुईस 16 जो एब्सोल्यूट मोनार्च था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया। लुईस 16 जो एब्सोल्यूट मोनार्च है, एब्सोल्यूट मोनार्च मतलब ऑल पावर विद इन द हैंड्स ऑफ द मोनार्च, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च मतलब powers are in the hands of monarch and in the parliament. Parliament is a real functioning body जो होती है normally. So these are the case which you are going to learn in the next part of the lesson. So यहाँ तक आपको just आज की क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, explain the Bastille breaking of Bastille. Next, why did the third estate walk out in protest? Okay, ये क्वेश्चन बैंक है जो मैं आपको with the video I will send it. These things you have to make it very clear. Next part पे हम आएंगे how constitutional monarch बना, and the last part will be going on. ये 2-3 लेसन है पहले that you have to need to concentrate, उसके बाद तो normal part है. Thank you very much.